हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे सिंक्रोनाइजिंग पावर एंड टॉर्क कोफिशिएंट। प्रीवियस वाले लेक्चर्स में हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ चुके हैं, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ चुके हैं, देन सिंक्रोनाइजेशन या पैरेलल ऑपरेशन हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक है सिंक्रोनाइजिंग पावर एंड टॉर्क कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिंक्रोनाइजिंग पावर है क्या। Synchronizing power is defined as the varying of the synchronous power P on varying in the load angle del. It is also called stiffness of coupling, stability or rigidity factor. It is represented as PSYN. मतलब क्या है कि हमको पहले सिंक्रोनाइजिंग पावर समझना है। तो समझने के लिए हमने क्या किया कि एक अल्टरनेटर है जो एक डेल एंगल पे ऑपरेट हो रहा है। डेल एंगल नॉर्मली स्मॉल एंगल डेल्टा डेल, ठीक, ये एंगल होता है आपका इंड्यूस ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बीच का एंगल, जिसे हम लोड एंगल भी कहते हैं। इंड्यूस वोल्टेज जिसे हम ई फेज़ बोल रहे हैं और वोल्टेज वी फेज़, इनके बीच का एंगल द एंगल इज़ कॉल्ड लोड एंगल और डेल एंगल। नाउ अब इसे समझने के लिए हमने क्या किया, हमने एक सिंक्रोनस जनरेटर कंसीडर किया, ट्रांसफरिंग अ स्टेडी स्टेट पावर PA एट अ स्टेडी स्टेट लोड एंगल डेल नॉट। कोई भी एक डेल नॉट हमने एक एंगल लिया जिस पर सिंक्रोनस जनरेटर जो पावर ट्रांसफ़र कर रहा है वो है आपकी PA। अब सडन ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस होते हैं आपके सडन चेंज इन द लोड या कोई ऐसी चीज़ जो अचानक से हो जाए। इस केस में जो आपका सिंक्रोनस अल्टरनेटर है, दो ही चीज़ें इसमें अराइज़ होती, या तो वो एक्सीलरेट कर जाएगा या तो वो रिटार्ड कर जाएगा। तो दोनों ही केस में वो अपना सिंक्रोनिज्म की प्रॉपर्टी खो देगा। सिंक्रोनिज्म मतलब कि वो लोड कुछ भी हो, जैसे हमें पता है कि सिंक्रोनस अल्टरनेटर पे लोड कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन ऑलवेज रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस के कारण उसमें क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, तो वो सिंक्रोनिज्म की कंडीशन जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमारा टास्क होता है कि फिर से अपने सिंक्रोनस अल्टरनेटर को सिंक्रोनिज्म में लेके आना, ठीक है। तो यही है हमारी सिंक्रोनाइजिंग पावर, और इसी में फर्दर स्टडी करेंगे हम सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क कोफिशिएंट। अब हमने इसमें दो चीज़ें कंसीडर की, एक जब रोटर आपका एक्सीलरेट हो रहा हो, एक जब रोटर आपका रिटार्ड हो रहा हो। तो अगर कंडीशन हम लें कि एक ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस हुआ है, जस्ट सपोज आप स्लाइड में देख रहे हैं ना, एक ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस हुआ है, ठीक, तो जो रोटर ऑफ द जनरेटर वो एक्सेलरेट हुआ है, तो रिजल्टिंग क्या हुआ है, इंक्रीज़ इन द लोड एंगल बाय डी डेल। तो थोड़ा सा आपका लोड एंगल बढ़ गया, तो ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ मशीन शिफ्टेड टू न्यू कांस्टेंट पावर लाइन एंड द लोड ऑन द मशीन इंक्रीजेस टू PA प्लस डेल P। तो जो स्मॉल चेंज हुआ है उस डेल नॉट के कारण या डेल के कारण, तो वो स्मॉल पावर क्या होगी हमारी डेल P। अब अगर हमें रिटार्ड के बारे में स्टडी करना है तो हो जाएगा PA माइनस डेल P। यहाँ भी ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस हुआ है। अब ये जो मैंने PPT बनाया, अगर मैं इसको अपने नोट्स से कंपेयर करूँ तो मैं आपके सामने अपने नोट्स की एक फ़ोटोकॉपी जो आपकी स्लाइड है वो ओपन कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है, सपोज़ किया है मैंने कि जो इसमें जो एरो लगा है, अगर एरो अपवर्ड है तो वो इंक्रीजिंग है, अगर एरो डाउनवर्ड है तो डिक्रीजिंग है। तो लेट पावर इनपुट टू दिस अल्टरनेटर भी इंक्रीज सडनली। एक ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस हुआ, पावर इंक्रीज हो गई, तो जो डेल एंगल होगा वो चेंज हो जाएगा डेल से डेल डैश। नेक्स्ट क्या कंडीशन हो सकती है, When this happen, जब ऐसा कुछ हो, synchronizing EMF will comes into play and circulate current called synchronizing current। जब ऐसी कंडीशन अराइज होती है तो
सिंक्रोनाइजिंग ईएमएफ अपना रोल प्ले करता है और एक करंट फ्लो करता है जिसका नाम है सिंक्रोनाइजिंग करंट, जिसके लिए लिखते हैं हम ESY/ZS। अब दिस करंट प्रोड्यूसेस सिंक्रोनाइजिंग पावर। अब जो ये ISY का करंट है यही आपका सिंक्रोनाइजिंग पावर प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ दो चीज़ें समझने वाली हैं, एक पे मैंने लिखा रिटार्ड, एक पे लिखा एक्सेलरेट। ज़रा ध्यान से समझिए। द स्टडी पावर इनपुट रिमेन्स अनचेंज्ड। पावर तो चेंज होनी नहीं है, तो जो भी आपने एडिशनल लोड दिया है जिसके कारण स्पीड क्या होगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। अब स्पीड डिक्रीज़ की, लेकिन आपको फिर से क्या करना है, रोटर को सिंक्रोनिज्म में लाना है, तो आप पावर थोड़ा सा बढ़ाओगे। तो कैसे लिखते हैं, P प्लस डेल पी, ठीक, P प्लस डेल पी। सिमिलरली अब आपने फिर से सडन चेंज हुआ है, लेकिन इस बार लोड घट गया है। तो जो लोड घट गया है तो पावर तो रिमेन्स अनचेंज रहनी है, और लोड घटा है मतलब स्पीड बढ़ गई है, मतलब रोटर जो है एक्सेलरेट हो गया है। लेकिन हमको मशीन को या रोटर को फिर से सिंक्रोनिज्म में रखना है, तो हम कुछ पावर कम कर देंगे, तो P माइनस डेल पी। वही चीज़ मैंने एक तरीके से बनाई है। इफ़ लोड इंक्रीजेस, लोड इंक्रीजेस मतलब रिटार्डेशन ऑफ रोटर, मतलब डी एक्सेलरेशन, मतलब विच इम्प्लाइज दैट जो आपका डेल डैश होगा वो पॉजिटिव है, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि लोड डिक्रीज़ कर गया, मतलब स्पीड इंक्रीज़ कर गई, रोटर एक्सेलरेट कर गया, मतलब डेल की वैल्यू हो जाएगी निगेटिव। तो अब हमको क्या करना है, सिंक्रोनाइजिंग पावर के लिए या सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क के लिए डेरिवेशन करना है। तो हमने मान लिया लेट वी इंक्रीजेस द लोड। एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि हमने इंक्रीज़ किया है लोड को, ठीक। अब पावर इनपुट इंक्रीजेस एज द इनपुट ऑफ अल्टरनेटर। तो P इनपुट के लिए फॉर्मूला है E/ZS, ब्रैकेट में E cos फाई माइनस V cos थीटा प्लस डेल, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये इक्वेशन आई कहाँ से, ये आई है थ्योरी ऑफ सिलिंड्रिकल रोटर मशीन से, ठीक। वहाँ से इक्वेशन ई और इक्वेशन 1 मैंने मार्क कर दिया। अब सेम पावर इनपुट है, हमने कब किया, जब डेल चेंज हो गया डेल प्लस डेल डैश से, तो हमने दोनों वैल्यूज़ पुट कर ली। अब P इन कब, जब हमारा स्पीड चेंज नहीं हुआ था, और P इनपुट डैश कब, जब हमारा स्पीड चेंज हुआ था। मतलब एक केस में आपका डेल है और दूसरे केस में आपका डेल प्लस डेल डैश है। फिर आपने क्या किया कि इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन P डैश माइनस P इनपुट डैश माइनस P इनपुट गिव्स द सिंक्रोनाइजिंग पावर। तो हमने सीधा PSY इज इक्वल टू P इनपुट डैश माइनस P इनपुट कर दिया। जो इसमें हमने दोनों फार्मूले पुट किए, और जो फार्मूला ये जैसे cos A और B ये यूज़ हुआ है, 1 माइनस cos थीटा यूज़ हुआ है। अगर डेल डैश की वैल्यू स्मॉल है तो डेल डैश बाई 2 की वैल्यू वेरी स्मॉल होगी। तो इस पूरे टर्म्स में साइन स्क्वायर डेल एस बाई 2 हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो आपको आफ्टर सॉल्विंग जो रिज़ल्ट मिलेगा वो मिलेगा PSY इज इक्वल टू VE/ZS साइन थीटा प्लस डेल साइन डेल डैश। ये मिलेगा आपको सिंक्रोनाइजिंग पावर का फॉर्मूला। गॉट इट। नेक्स्ट, अब इसी सिंक्रोनाइजिंग पावर के फॉर्मूले में आप कंडीशन पुट कर लेते हैं क्या, कि अगर फॉर आपकी लार्ज सिंक्रोनस मशीन है उस केस में थीटा 90 डिग्री हो जाता है, और जो सिंक्रोनस इम्पीडेंस होता है वो सिंक्रोनस रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है, और आर्मेचर रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट कर लेते हैं। तब फार्मूला बन जाता है PSY इज इक्वल टू VE/XS कॉस ऑफ डेल साइन डेल डैश, ठीक। अब बात करते हैं सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क की। तो सिंपली टॉर्क का फार्मूला होता है पावर अपॉन ओमेगा, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 2π/NS/60, वेयर 2π/NS/60। यहाँ से आप सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क के लिए फार्मूला डिराइव कर लिया हमने। अब सिग्निफिकेंस क्या कर सकते हैं, जो हमारा पावर सिंक्रोनस पावर कोफिशिएंट है इज़ द मेजर ऑफ द स्टिफनेस बिटवीन द रोटर एंड द स्टेटर कपलिंग।
A large value of P synchronization indicates that the coupling is stiff or rigid. Too rigid a coupling means that the machine will be subjected to shock with the change of load or supply. These shocks may damage the rotor or the winding. ठीक है. The above two equation, जैसे कौन सी इक्वेशन, P synchronizing 3 times of VE upon XS cos del, ये भी मैंने तुरंत अभी ऊपर बताई थी. और जब आप इसमें ओमेगा लगा देते हैं, ओमेगा मतलब आप लगा देते हैं 2 पाई NS/60. ठीक, तो बन जाता है आपका सिंक्रोनाइजिंग फार्मूला. तो 17 और 18 जो इक्वेशन है जिसमें आपको 3 दिख रहा है वो 3 फेज़ के लिए है. तो जो 17 और 18 इक्वेशन है, P synchronizing is inversely proportional to the synchronous reactance. A machine with large air gap have relatively small reactance. The synchronous machine with the larger air gap is stiffer than a machine with a smaller air gap, since P synchronizing is directly proportional to EF, or an overexcited machine is stiffer than the under the excited machine. अब सेम चीज़ को हम फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं. रिवाइज़ क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा शुरुआत से ही बता देता हूँ. आप सबसे पहले सिंक्रोनाइजिंग पावर की डेफिनेशन बताएंगे कि डेफिनेशन क्या है. डेफिनेशन हमने बता दी है कि भाई इट इज़ डिफाइंड एज द वेयरिंग ऑफ द सिंक्रोनस पावर P ऑन वेयरिंग इन द लोड एंगल डेल. डेल हमारा लोड एंगल, ऑल्सो कॉल्ड स्टिफनेस ऑफ कपलिंग, स्टेबिलिटी और रिजिडिटी फैक्टर. रिप्रेजेंट करते हैं PSYN. ठीक, अब 2 केस बनते हैं एक्सीलरेशन के और रिटार्डेशन के, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा. मैंने एक लोड एंगल डिफाइन कर लिया. लोड एंगल क्या है, E और V के बीच का एंगल. फिर सडन चेंज इन द लोड मतलब ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस की अगर कंडीशन अराइज होती है तो नया एंगल बन जाएगा डेल प्लस डेल डैश, या फिर डेल माइनस डेल डैश. कब प्लस होगा कब माइनस होगा ये मैं अभी आगे बता चुका हूँ आपको. एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे हम लोग. तो इस केस में सिंक्रोनाइजिंग EMF अपना रोल प्ले करता है और एक सिंक्रोनाइजिंग करंट फ्लो करता है, और सिंक्रोनाइजिंग करंट ही रिस्पॉन्सिबल है टू प्रोड्यूस सिंक्रोनाइजिंग पावर. अब यहाँ पर मैंने बताया था कब डेल पॉजिटिव होगा कब डेल नेगेटिव होगा. एक तरफ है रिटार्ड, एक तरफ है एक्सेलरेट. ठीक, अगर लोड आप इंक्रीज़ कर रहे हो तो रिटार्डेशन ऑफ रोटर है, मतलब डेल पॉजिटिव है. अगर आप लोड डिक्रीज़ कर रहे हो मतलब एक्सेलरेशन ऑफ रोटर बढ़ रहा है, मतलब डेल नेगेटिव है. तो इसी को हमने एक एग्जांपल से समझने के लिए हमने ये एज्यूम कर लिया कि हमने लोड को इंक्रीज़ किया है, मतलब डेल प्लस डेल डैश किया है. ठीक, तो पावर इनपुट हमने कैलकुलेट कर लिया. P इनपुट इज इक्वल टू E अपॉन ZS E कॉस थीटा माइनस V कॉस थीटा प्लस डेल. ये हमारी इक्वेशन 1. ये कब है, जब कोई चेंज नहीं हुआ. और जैसे ही आपने लोड डेल को चेंज किया, लोड चेंज किया, तो नई इक्वेशन P इनपुट डैश बन गई. इन दोनों का डिफरेंस आपको देगा सिंक्रोनाइजिंग पावर. तो हमने सारी दोनों इक्वेशंस 1 और 2 इसमें पुट कर ली और विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला उनको सॉल्व किया, तो आपको P सिंक्रोनाइजेशन का फार्मूला मिला VE अपॉन ZS साइन थीटा प्लस डेल साइन डेल डैश. आफ्टर दैट हमने इस रिज़ल्ट को फॉर लार्ज सिंक्रोनाइजेशन मशीन के लिए पुट किया, तो वहाँ पर थीटा 90 डिग्री हो जाता है, इम्पीडेंस रिएक्टेंस के इक्वल हो जाता है, और आर्मेचर रेजिस्टेंस हम नेगलेक्ट कर देते हैं. तो सिंक्रोनाइजिंग पावर का फार्मूला होता है VE अपॉन XS कॉस डेल साइन डेल डैश. अब अगर इसको 3 फेज़ के लिए करना है तो आप मल्टीप्लाई बाई 3 कर लेंगे बस. सिमिलरली सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क आप P सिंक्रोनाइजेशन बाई ओमेगा कर दीजिए तो टॉर्क निकल आ जाता है. भाई सिंपली पता है ना फार्मूला, P इज इक्वल टू T ओमेगा होता है, और ओमेगा हमारा होता है 2 पाई N/60. फिर हमने इसमें सिग्निफिकेंस बताया. सिग्निफिकेंस क्या बता रहे हैं कि अगर इसकी वैल्यू लार्ज है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है. अगर P सिंक्रोनाइज की वैल्यू लार्ज है मतलब जो कपलिंग है वो रिजिड है. तो 17 और 18 इक्वेशन जो मैंने ली है यहाँ पर वो क्या बता रही हैं कि एक बार में सिंक्रोनाइजिंग पावर जो है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सिंक्रोनाइजिंग रिएक्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, EMF के. ठीक, तो ये था आज का लेक्चर, सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क और सिंक्रोनाइजिंग पावर. थैंक यू.